हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। आपने पहले लेक्चर्स देख लिए होंगे सारे, और जो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपका है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या देखा है हमने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है। नॉट द सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन के बारे में हम आज बात करेंगे उसकी। तो उसमें हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके देखा था हमने कि उनका अलग अलग मतलब क्या होता है, चैप्टर कैसे बना है और उसको हम जनरल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब कुछ सीखा हमने उसमें सीखा कि जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास एक साथ में होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सब कुछ देखा हमने। फिर इन इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और एक्सरसाइज 1 को भी हमने सॉल्व कर लिया। और उसमें हमने देखा कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको हम कैसे डिकोड करते हैं लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्रिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करके, और फिर उनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ हम अब तक देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इससे भी ज्यादा अलग चीजें क्या देखने वाले हैं हम कि किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है और किन का नहीं आता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें आगे मूव करेंगे। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जिसमें इस चैप्टर का पूरा आपका समरी है। इसमें इस टेबल को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, जो कि हम आपको लर्न भी करा देंगे यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आप इस लेक्चर में इस लेक्चर बेस्ड एक्सरसाइज जो होंगी उससे किसी भी क्वेश्चन में आप रुकने वाले नहीं हैं। और नॉट इंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइज, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पेपर देने जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप फेल होने वाले नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए, हमारा जो इसमें हेडिंग है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी हैं उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और जो a1 b1 a2 b2 हैं ये हमारे कोफिशिएंट कहलाए जाते हैं ऑफ द x एंड y रेस्पेक्टिवली। c1 एंड c2 क्या है, कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब टेबल देखो कैसे बनाई है हमने। सीरियल नंबर लिखा है, पेयर ऑफ लाइंस जो हम ले रहे हैं उनके बारे में लिखा है, और रेशियो लिखा है हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। फिर वो कंपेयर किया है यहाँ पे, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए कि कैसा ग्राफिकल ग्राफ में दिखेगा वो, ये हमने बताया है। और फिर उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की, यानी कि कैसे वो उनका एल्जेब्रिकली हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमने बताने की कोशिश की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये पहली दो इक्वेशन हमारे पास है, यानी कि इस फॉर्म में इक्वेशन है। तो आप देखो यहाँ पे, जब किसी के साथ में कुछ ना लगा हो तो उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1, तो ये 1 है इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे 2 है, और प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्लस इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि
C1 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास में, यहाँ पे 0, A1 की वैल्यू कितनी हुई 1, B1 की वैल्यू -2, देखो कंपेयर करो प्लस है या माइनस है, तो -2 हुई यहाँ पे, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -20। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं इनका। तो A1 अपॉन A2 यानी कि A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3, क्लियर। फिर निकालते हैं B1 अपॉन B2, तो -2 ये रही और 4 ये रही यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद C1 की वैल्यू 0 और C2 की वैल्यू -20। तो अब देखो यहां पर कितनी वैल्यू है, ये -2 अपॉन 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं -1/2 सॉल्व करने के बाद में। तो देखो 1/3 ये वैल्यू है, -1/2 ये वैल्यू है, तो क्या दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है। तो आप समझो कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये कैसी होंगी, ये वाली कंडीशन बन रही होगी, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी कि दोनों लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, जो हमने आपको लेक्चर नंबर प्रीवियस में दिखाई है, आपको पहले वाले लेक्चर में दिखाया है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती हैं। ये लाइन इस तरीके से होती है, इस तरीके से दोनों कट कर दिए, L1 और L2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे एक ही जगह कट कर रही है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो क्योंकि ये एक ही बार कट कर रही है यहां पे, तो एक ही सॉल्यूशन का मिलेगा और उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इस वाले पार्ट भी आएंगे भी इसके बाद। यहां पे देखो दूसरी इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है 2 3 9 -9, यानी कि A1 B1 और C1। यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखें छोटा छोटा करके हम, तो ये वैल्यू किसकी है, A1 की, ये B1 की और ये C1 की। यहाँ पे ये A2, ये B2 और ये C2, क्लियर। अब देखो A1 2/4, A2 की वैल्यू 4, तो कितनी वैल्यू आएगी यहां से कट करने के बाद में 1/2, ठीक है। इसके बाद B1 और B2 3/6 कितनी आएगी, 1/2। फिर -19 और -18 कितनी आएगी, 1/2। सब में 1/2 आ रही है, यानी कि सबका रेशियो क्या है, बराबर है। बराबर कब होता है, जब दो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, जो हमने बताया आपको। ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, L1 ये है तो L2 भी इसके जस्ट ऊपर ही होगी, ऐसे। तो ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होती हैं, तो हर एक पॉइंट से क्या होता है, कट कर रहा होता है, और जितनी बार कट कर रहा होता है उतने उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट कर रहा है, और इसमें कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड वाले पार्ट की। तो यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या क्या यहाँ पे 1 है, तो ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, A3 B1 B2 B3। फिर से हमने क्या किया, रेशियो लिया है, तो यहाँ पे 1/2 का तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3। तो देखो यहाँ पे ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। तो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, पहली दो इक्वेशंस, राइट। और ये 1/3 है, तो दो बराबर है पहली, और तीसरी इक्वल नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, पैरेलल लाइंस की, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, बराबर होता है। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में अगर d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हर पॉइंट पे क्या होगा, ये बराबर रहेगा। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन की, फाइन। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में क्या हो रहा है, कोई लाइन आपस में कट कर रही है, नहीं कर रही है, ना मीट कर रही है, ना टच कर रही है, कैसे भी नहीं हो रहा है। तो यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमने सब देख लिया यहां पे, तो यहां पर देखो
ये हमने लिखा है कंसिस्टेंट और ये लिखा है इनकंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को याद कैसे करना है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताइए गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो ये करिए, नहीं है तो ये करिए। ऐसी सिचुएशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो उस पर क्या करते हैं हम, देखो आप ऐसे समझो इसको। मान लो आप स्कूल जाते हैं रेगुलर, एक स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है रेगुलर, उसकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% रहती है और क्लास में बहुत अटेंटिव रहता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। तो क्या उसके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके पास सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का? नहीं होगा। होगा, क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड की उसने, रेगुलर पढ़ाई की अच्छे से, तो उसके पास किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि जब वो रेगुलर स्कूल में आ रहा है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बच्चा है। ये कंसिस्टेंटली स्कूल आता है, कंसिस्टेंटली आता है तो मतलब उसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब हमने कहा हैविंग सॉल्यूशन, यानी कि जो बच्चा स्कूल आएगा उसके पास क्या होगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा क्वेश्चन का। और जो आता ही नहीं है उसका क्या है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है स्कूल में, तो उसका उसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह याद करेंगे कि स्टूडेंट को अपने आप को कनेक्ट करो अपनी क्लासेस के, कि हम क्लास करने आते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो यानी कंसिस्टेंट अगर कोई इक्वेशंस हैं तो उनके पास दो कंडीशन होंगी, एक तो होगी यूनिक सॉल्यूशन और एक होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और सोचो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पहली ही चीज a1/a2 b1/v2 कट मतलब इक्वल नहीं है तो कट कर लेना, तो ऐसी दो लाइंस भी कट कर दी है। तो ये क्या हो गया, किसकी कंडीशन है कि जब दोनों ही क्या हो, अनइक्वल हो, तो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब पूरा का पूरा चीजें इक्वल हो, सारी की सारी चीजें, तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। वो कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। अब देखो इन्हीं दो कंडीशन में क्या है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है जो क्लास में फेल हो जाता है, यानी कि जिसके पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। जनरली ऐसा स्टूडेंट कौन होता है, जो कि स्कूल नहीं आता है रेगुलर बेसिस पे, है ना। वो कैसा रहता है, इनकंसिस्टेंट, राइट। जो रेगुलर आ रहा है वो कंसिस्टेंट, जो रेगुलर नहीं आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट रहेगा तो उसके पास सॉल्यूशन रहेगा, नहीं रहेगा। तो हैविंग, नॉट हैविंग द सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमने तीनों पार्ट देख लिए इसमें। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ बचता नहीं है। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने समझा दिया आपको, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अभी हम क्लियर करा देंगे आपको। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे लिखिएगा, हम आपको जरूर क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, आगे वो करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 इक्वेशंस। कोई भी दिक्कत पीछे आपको नहीं आएगी ऐसा हमें लगता है, और ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 ले लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम है तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, फिर से वही चीज है कि आपको डिकोड करना आना चाहिए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को कितने अच्छे से डिकोड आप कर लेते हो, फ्रेमिंग इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो आपको ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन बताना है। पहले तो इक्वेशन फ्रेम करनी है, फिर उसका आपको ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जिसमें कुछ गर्ल्स थी कुछ बॉयज थे, ऐसे सिचुएशन गिवन है आपको। तो आपको बाकी चीजों के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे, तो जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको पूछा गया है, इसको आप क्या करो, लेट कर लो। तो क्या करते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास हमें लेट कर लिया हमने।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स बोला गया है, तो यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास गर्ल्स और बॉयज ही दोनों हैं, तो हमने क्या किया x बॉयज प्लस y गर्ल्स, सो टोटल कितने हैं 10, यही बात बोली गई है इक्वेशन नंबर 1। फाइन। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो स्टूडेंट्स, जब ये कंडीशन को आप अप्लाई करते हो तो कैसे करते हैं हम यहाँ पे, देखो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, आप इनको हमेशा ऐसे लिखो दोनों थोड़ा दूर दूर करके, है ना, और हमें क्या करना है, इनको इक्वल बनाना है। फाइन। अब क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो ये हैं, ये 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से, ये बॉयज हैं, तो गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से, तो हम क्या करें, ये तो ज्यादा हैं 4, तो हम बॉयज में अगर 4 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि इधर +4 कर दें यहाँ पे, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि x इक्वल्स टू वाई, ये रखा हमने यहाँ पे। अब गर्ल्स ज्यादा हैं 4 बॉयज से, तो इक्वल करने के लिए गर्ल्स में से हमने क्या कर दिया, 4 को माइनस कर दिया, तो दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे। सो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का ये बॉक्स बनाया जिसमें हमने वैल्यूज ली, यानी कि हम पॉइंट्स बना रहे हैं कैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे हमने वही वाली चीज ली 0 और एक बार ये 0, तो एक बार ये 0 लेंगे तो 10 आएगा और एक बार ये 0 लेंगे तो ये 10 आएगा, इसका बॉक्स बन गया, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ये थी हमारे पास में, यहाँ पे एक बार 0 लिया तो 4 आया, -4 लिया तो 0 आया, ये फिर 0 लिया तो -4 आया, कुछ भी कह दो। तो इसको हमने मान लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये हमने अब ग्राफ बनाया है यहाँ पे देखिए। तो हमने क्या किया, 1 2 3 ना लेकर के छोटा हमारे पास स्पेस था, तो हमने क्या किया 2 2 के पेयर, 2 2 के गैप पे हमने इसको स्केल पे बना लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है 0,10, तो 0 इस वाले एक्सिस पे जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस, देखो यहाँ पे y एक्सिस जो है, y एक्सिस, यहां पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और ये क्या है हमारा x एक्सिस, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहां पर 0,10, यहां पे 10,0 लाइन बना दी पूरी। देखो स्टूडेंट्स, जो हम ये 0 0 पॉइंट लेते हैं उससे फायदा क्या है हमें, उससे फायदा ये होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो, राइट, जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो तो आपके पास दोनों एक्सिस पे जब लाइन कट कर देती है, यानी कि अगर देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ग्राफ एग्जैक्टली कहां पे जा रहा है, ना तो टेढ़ा हुआ ग्राफ ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, वो परफेक्ट लाइन में जाएगा जहां पे उसको जाना चाहिए। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे आया है, लेट से 2 पॉइंट आपने लिए हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको दोनों पॉइंट पता है एक्सिस पे कहां पे कट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन जाएगी वो, इसीलिए सबसे बड़ा फायदा इन पॉइंट्स लेने का ये होता है। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हुआ सी पॉइंट और डी पॉइंट, दोनों एक्सिस पे कट कर रहा है, यहां से लाइन ड्रॉ कर दी। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तो हम इसको सॉल्व करके निकाले, वो भी एक सॉल्यूशन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो 3-4 मेथड्स हमारे उनको पढ़ना है हमें। लेकिन यहाँ पे ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, कि इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इसका नाम P है, ये जो पॉइंट हमारे पास आया है जहां पे कट कर रही है दोनों लाइंस, तो हमने बताया था आपको जहां पे कट कर रही हो वो इंटरसेक्टिंग लाइन केस है, और इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन आते हैं, एक, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर ये एक ही सॉल्यूशन आएगा, और ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, यहां इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, सेम इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। तो जहां पर भी ग्राफ में आप देखोगे कट कर रहा होगा पॉइंट,
वही पॉइंट आपका क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा और वही आपको सॉल्यूशन देगा एक्स और वाई की वैल्यू का। देखो यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो 2 और 4 के बीच में कौन आएगा, 3, परफेक्ट पॉइंट है। 6 और 8 के बीच में कौन आएगा, 7, ये परफेक्ट पॉइंट है। तो 3,7 यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स पहले, वैल्यू ऑफ वाई बाद में। ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई की वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ, यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने आए हमारे पास, एक्स कितने थे, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। यही आपको क्या करना था, निकालना था, और यही आपको क्या है, आंसर है। अब देखो आपको पता करना है कि ये आंसर आपका सही आया नहीं आया। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 3 + 7 कितना है, 10, सेटिस्फाइड है। यहां पे देख लो 3 + 4 कितना है, 7, वाई की वैल्यू 7 ही है। यहां पे देख लो 3 - 7 = -4, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, आपका ग्राफ भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू उसने दी है आपको, और वही आपका सॉल्यूशन है। यानी कि आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको ग्राफ बना के और वहां से इसका सॉल्यूशन दिखाना था। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, parallel और coincident। तो जो हमने आपको बताया था पूरा का पूरा, वो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने पूरा जो आपको सिस्टम दिखाया था, 3 एग्जाम्पल लेकर दिखाए थे। तो वही सारे केसेस हैं कि आपको कंपेयर करना है इन रेशियोज को, जो कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, जो हमने उस वाले में की थी, और आपको बताना है कि कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ये आपको बताना है। तो इसमें कैसे बताएंगे हम, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये वाली वैल्यू किसकी है, a1, ये b1, ये c1, यहां पे ये a2, ये b2 और ये c2। तो उसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि इनका रेशियो कंपेयर करो। सो हम देखो a1/a2 करते हैं तो कितना आएगा, ये 5/7। b1/b2 देखो कितना आएगा, -4/6, यानी कितना आ गया, -2/3। और c1/c2 भी लिख लेते हैं, तो 8/-9। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन में a1/a2, b1/b2, अगर पहली दो चीजें इक्वल नहीं है तो तीसरी इक्वल करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो 5/7 और -2/3 के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। टेबल में देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन, आप टेबल में जाकर के देखिए तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। अब यहां पर क्या होता है, जब हमने कहा था ये लाइन कट कर रही है, तो कौन सी कंडीशन है ये वाली कंडीशन, L1 और ये L2, यानी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो दो बचे हुए पार्ट हैं उनको भी आप इजीली कर सकते हैं, सेम तरीके से बिल्कुल। कंपेयर करो और देखो कौन सी कंडीशन हमारी फिट बैठ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बता देंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। ओके, आई होप ये आप क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत यहाँ पे ये पड़ेगी कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट में हमने फर्क बताया था क्या होती है, यानी कि उसी टेबल में लास्ट में सेक्शन था वो। तो क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन आ रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात। तो अब देखो यहां पर ये, अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो वो सबसे अच्छा तरीका उसका क्या है कि वो सारे की सारी वैल्यूज लिख ले। यानी कि यहां पे लिख ले A1 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, यानी कि 3/2। B1 की वैल्यू होगी 5/3 और C1 की वैल्यू होगी -7 की होगी। देखो यहां पर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं A1x + B1y + C1 = 0। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं आएगी अगर ऐसे लिखी है, तो दोनों इक्वेशंस को आपको कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना होगा, या फिर दोनों को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाके इसको माइनस करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर राइट हैंड साइड पे दोनों रहेंगी तो, और लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे तो दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, यानी कि सेम काम करना है आपको। तो यहाँ पे ये इसको यहां से हटा दो, -7 = 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हटा दो उसको, -14 = 0 हो जाएगी। अब देखो उसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, -7 हो गए। A2 की वैल्यू कितनी है, 9, B2 की वैल्यू कितनी है, -10, और C2 की वैल्यू -14। अब हमें रेशियो ही कंपेयर करना है, तो देख लो A1/A2 की वैल्यू कितनी हुई, 3/2/9, है ना। B1/B2 की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं इसको, B1/B2 तो कितनी है, 5/2/-10, और यहां पे हम देखते हैं C1/C2, ये कितनी, -7/-14। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 3/2, और जब हम इसको लिखते हैं तो इंटू 1/9 कर लेते हैं। सेम तरीके से यहां पे करेंगे हम इसको, तो 5/2, ये नीचे 1 माना, तो इंटू -1/10। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 से 3 टाइम कटा, तो ये आ गया 1/6। कौन आया, A1/A2। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन जिसमें आता है B1/B2। ये कितना आएगा, देखो 5 × 2 10, तो ये कितना, -1/4, 2 × 2 4, ये आएगा B1/B2। C1/C2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सो 1/2। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये तो ये वाला केस हो गया हमारे पास जो यहां पे थी। अब ये वाले केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब क्या है, इनको बोलेंगे हम डायरेक्टली कंसिस्टेंट। तो यही आपको बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट है और कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसमें। अगर एक कंडीशन आएगी यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, उस केस में ही हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी अगर तीनों इक्वल आती हैं तो कोइंसिडेंट होगा, यानी जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि हमने कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।